तो आज हम सब करने जा रहे हैं पहले तो द हिंदू और करंट अफेयर। तो द हिंदू में आज की डेट 6 नवंबर 2020 को क्या चीजें हैं वो देखते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स और एडिटोरियल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। पेज नंबर फर्स्ट क्या कहता है? अच्छा ये बताइए, आप लोग द हिंदू खुद करते हैं? करते हैं आप लोग प्रिपरेशन खुद ही? नहीं, अभी तो नहीं करा सर। तो देवेंद्र जी, आप ये किसने कहा? एक्चुअली पता नहीं लग पा रहा। देवेंद्र जी ने, मैंने कहा अभी अभी मैंने तो नहीं स्टार्ट किया है। और वर्षा जी आपने? मैंने भी नहीं। तो आप लोगों को पता है कोई ज्यादा टाइम पीरियड तो है नहीं, फिर अब कब करेंगे आप लोग? हाँ नहीं, कल पढ़ा था थोड़ा सा, आज नहीं पढ़ा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। कंटिन्यू अब आप लोग आदत डाल लीजिए वैसे डेली करने की, ताकि कुछ थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो चीजें कवर होती जाएगी अपने आप, फिर लास्ट में बेशक से थोड़ा बर्डन लेके ज्यादा करना पड़े। हाँ तो देखिए पेज नंबर फर्स्ट से द हिंदू का आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, यहाँ पर हम चीजें को मेन जो चीजें वही देखेंगे। पहला एक आर्टिकल इस पे पेज नंबर 1 पर आया है हमारा कि कैपिटल्स एक्यूआई स्लिप्स टू सेवर कैटेगरी, मतलब राजधानी की जो एक्यूआई है, अब ये एक्यूआई क्या है, वो जो है सीवर कैटेगरी में जा, और ये सीवर कैटेगरी क्या है। तो पहले तो एक्यूआई जैसे कि काफी बार मतलब लगभग डेली इसके बारे में द हिंदू में आर्टिकल्स आते रहते हैं। यहाँ पर ये एक्यूआई बताता क्या है, मतलब यानी कि आपका एक सूचकांक है जो हवा में पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है, और मोस्टली 5 चीजों को मेजर करता है। मैंने ये चीज कल भी बताया था, ठीक है। कल जो कैंडिडेट प्रेजेंट थे उसमें मैंने बताया था कि 5 में मोस्टली चीजों को मेजर करता है। वो चीजें क्या है? एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन, एक पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल की, एक कार्बन मोनोऑक्साइड की, एक सल्फर डाइऑक्साइड की, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो हमारे पास जो आर्टिकल में था वो तो सिर्फ एक न्यूज दे रखा है, ठीक है, कि जो AQI है दिल्ली का वो लगभग 450 के लगभग जाने वाला है, जो सूचकांक है वहां का, जो कि काफी खतरनाक है, हैजर्डस है, डेंजरस है। इसी को सेवर कैटेगरी कहा जाता है। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो था कि AQI क्या है, तो वो हमने देख लिया कि AQI क्या है। एक सूचकांक है, एक इस टाइप का मेजरमेंट है, इंडेक्स है, जो रिपोर्ट करता है एयर क्वालिटी के बारे में, और प्लस ये भी बताता है कि उसका हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ईपीए जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए, यही कैलकुलेट करती है एक्यूआई को। और मैंने बता ही दिया 5 मोस्टली जो मेनली चीजें है इन्हें मेजर करती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्यूआई का कंसेप्ट। और इसमें थोड़ा सा वो सूचकांक जो नंबरिंग आती है उसकी कैटेगरी को देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को, ये कैटेगराइजेशन है कि अगर AQI पे मेजरमेंट 0 to 50 आता है तो मतलब ये है कि कहीं भी रहो कुछ भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए ये। मॉडरेट मतलब यहां पर कह रहा है कि थोड़ा सेंसिटिव, मतलब पार्टिकल पोल्यूशन जो है सेंसिटिव की तरफ बढ़ चुके, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग हो चुकी है, अभी भी कोई बात नहीं है, आप आराम से बाहर रह सकते हैं। आपके हेल्थ के बारे में 2 कॉलम में बताया गया, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक किन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हमें करना क्या चाहिए इस टाइप की कंडीशन में। अगर ये मेजरमेंट 101 से लेके 150 तक आता है तो इसमें क्या है, ये इसमें थोड़े डिसीजेस, लंग डिसीजेस, ठीक है, या बूढ़े लोगों को या फिर बच्चों को इसमें ज्यादातर खतरा होने की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस समय क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर आपको हार्ट डिसीज है तो उस समय आपको क्या करना है? बाहर कम निकलना है, सांस जो लेना है मतलब लंबी सांस बाहर नहीं लेना। अगर आप बाहर हो तो आपको लंबी सांस नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब यहाँ पर जैसे बता रखा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर इस कॉलम में बताई गई है आपको। अगर यही कैटेगरी 151 to 200 है, रेड मींस डेंजर्स, तो वैसे ही हो जाता है। तो हर को यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सिर्फ बूढ़े बच्चों की बात नहीं चल रही, अब यहाँ पर एवरीवन को ध्यान देना है। और इसमें मतलब एवरीवन को ध्यान देना है तो इट मींस टू से दैट इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है, कि मतलब ये बहुत हमारा खतरनाक हो गया और इसके हमारे हेल्थ पे जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और ये है, तो ये तो डेंजरस ही था, ये वेरी डेंजरस है, वेरी अनहेल्थी,
201 to 300 अगर सूचकांक पे वैल्यू आती है तो मतलब यहाँ भी ये बहुत डेंजरस है और यहाँ भी सभी को ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान क्या मतलब, अगर ध्यान नहीं देंगे तो कह सकते हो आप कि आप बीमार पड़ सकते हो और उस बीमारी के कारण मतलब यानी कि आपके हार्ट संबंधी या फिर कई प्रकार के डिसीजेज हो सकते हैं जो कि आपकी मौत का भी कारण बन सकते हैं। और हैजार्डियस जो कि आपका सबसे खतरनाक है, ठीक है, और ये कैटेगरी इसी के बारे में बताया गया है कि दिल्ली जो है लगभग इस कैटेगरी में पहुंचने जा रही है और इसी को सेवियर कैटेगरी के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी बाहर की एक्टिविटी है उसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब बाहर आना जाना घूमना फिरना सब बंद यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि इसके कैटेगराइजेशन क्या है मेजरमेंट के, और मेजरमेंट का जो सूचकांक आती है उन वैल्यू का हमारे हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। क्लियर है आप सभी का ये कंसेप्ट? यस सर। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं अगर कुछ ना चीजें समझ में आई हो। आ रहे सर सर। ये एग्जाम में जो आएगा वो किस टाइप से आएगा रिलेटेड, मतलब क्वेश्चंस कैसे एग्जाम होंगे? में आएगा कि आपका AQI क्या है, ठीक है, ओके, और इसमें मेंस सब राइटिंग की बात करें, मेंस की बात जी जी करें। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है, इसी पेज पर एक आर्टिकल आया हुआ है, एगिटेटिंग फार्मर्स ब्लॉक रोड्स इन 18 स्टेट। 18 राज्यों में मतलब रोड को ब्लॉक कर दिया गया है फार्मर्स के द्वारा। और वो कौन से फार्मर है, और जो अभी आपको पता है कुछ फार्म लॉ पास हुए थे, 3 फार्म लॉ पास हुए थे, अगर न्यूज सुना हो आप लोगों ने तो, ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि वो फार्म लॉ को मतलब यानी कि नहीं मान रहे हैं, उसका उसके अगेंस्ट खड़े हैं, और कई राज्यों में तो खुद के बिल पास कर लिए उन फार्म लॉ के विरोध में, जैसे पंजाब ने खुद के बिल पास कर लिए हैं, राजस्थान में भी यही चीजें चल रही है। तो इसी चीज के बारे में बताया गया है, ये आर्टिकल यहाँ पर आया है। और ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि दिस इज ओनली अ ट्रेलर, ये केवल एक ट्रेलर है, ठीक है, दिल्ली चलो का, ठीक, प्रोटेस्ट करने के, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली चलो का 26 और 27 नवंबर को है, ये कमेटी कह रही है ये सिर्फ एक ट्रेलर है। कौन सा ट्रेलर? जो इन्होंने बताया कि जो फार्मर बिल को लेकर जो इश्यू है, जो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो सिर्फ एक ट्रेलर होगा, ठीक। इसमें क्या है, स्टेपिंग अप देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट, देखिए यहाँ पर ये जो चीजें है, ये जो मैंने लिखी है, ये कोई खुद बना के नहीं लिखी है, ये वही चीज है जो आपके न्यूज़पेपर में द हिंदू में सेम टू सेम आपको चीजें मिलेगी, कोई भी एक वर्ड भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर वही चीज बता रहा हूँ जो द हिंदू में आया है, कोई बाहर से चीज अभी नहीं बता रहा। बाहर के लिए करंट अफेयर मैं कई बार अलग से करा देता हूँ, टाइम लगता है तो, नहीं तो इसी में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। और आज आप लोगों का शायद एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें नहीं कवर करा पाऊँ क्योंकि सुबह से थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल था, तो चीजें आज मैं सिर्फ द हिंदू के एडिटोरियल प्लस आर्टिकल को ही कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या है, गेटिंग अप देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 रिसेंटली पास्ड एग्रीकल्चर लॉ, वही बताया गया है कि जो अभी हाल में ही 3 जो कृषि कानून पास हुए थे, ठीक है, तो उसी के लिए द प्रपोज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जो बिजली संशोधन बिल था, फार्मर्स इन 18 स्टेट, 18 राज्यों के जो फार्मर्स थे उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एंड स्टेग्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एट मोर देन 2500 लोकेशन ऑन थर्सडे, और थर्सडे को मतलब लगभग 2500 से अधिक जगहों पर इन्होंने प्रदर्शन किया है, ठीक। इन्होंने लगभग 18 राज्यों में रोड को ब्लॉक किया और 2500 ज्यादा जगहों पर इन्होंने क्या किया, प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्टिंग की है। और ये जो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द लीडर्स फ्रॉम द ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, और किसके तहत किया जा रहा है, इन्होंने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का नाम है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसके द्वारा, जिसे इन्होंने चक्का जाम के नाम से भी कहा है, चक्का जाम एगिटेशन के नाम से भी कहा है, या चक्का जाम आंदोलन, एगिटेशन होता है आंदोलन, तो इस नाम से भी इन्होंने इसे पुकारा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि लगभग जो 5 लाख फार्मर्स है, लगभग 5 लाख जो किसान हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो मतलब यानी कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो कैपिटल को अगले मतलब यानी आने वाले महीने में, अगला महीने के सॉरी ये नवंबर ही है, इसी महीने में वो राजधानी में कैपिटल में जाने की तैयारी में है और वहां पे प्रोटेस्टिंग करने की तैयारी में है ये लोग। तो यहाँ पर इस न्यूज को या आर्टिकल को मेरे बताने का मकसद है केवल आप तक एक न्यूज पहुंचाना कि करंट में फार्म लॉ से संबंधित सिचुएशन क्या चल रही, वो चीज बताना। अगर इसमें एग्जाम में आता है तो इसमें कंसेप्ट आएगा कि फार्म बिल्स है क्या जो कि पास हुए थे अभी हाल में ही, तो वो 3 फार्म बिल्स आपको खुद ही देखना है। अगर नहीं समझ में आता है वो तीनों फार्म बिल्स तो मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप लोगों का काम है उसे खुद एक बार देखना कि वो फार्म बिल है क्या। यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और
आर्टिकल में इसने क्या दिया है, आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो अभी आपका AIKSCC है, मतलब यानी कि जो आपकी ये किसान संघर्ष वाली जो कमेटी है, इसने ये कहा है, मतलब इन्हें क्लियरली शो किया है कि वन नेशन वन फार्मर प्रोजेक्ट, मतलब एक राष्ट्र है तो एक ही किसानों का प्रोटेस्ट होगा, एक ही सिद्धांत होगा, ऐसा AIKSCC ने कहा है। ठीक है, तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और क्या इसमें बताया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया इस आर्टिकल में। आगे है पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर एक आया NGT रिजर्व्स ऑर्डर एंड क्रैकर बैन। क्रैकर बैन मतलब आपको पता है दिवाली आ रही है, और दिवाली आ रही है तो लोग बाग क्रैकर्स का यूज तो करेंगे, 100% करेंगे, और क्रैकर्स यूज करेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वही AQI वाली बात आएगी, हमारे हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा, सब चीजें वही। तो इसी क्रैकर को बैन करने के लिए NGT ने एक ऑर्डर पास किया है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक न्यूज आई थी, तो मैंने उस न्यूज को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है, आपको बताया नहीं है, मैंने यहाँ पर बताया जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनजीटी क्या है। एनजीटी है क्या, तो एनजीटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि पूरी फुल फॉर्म मतलब यानी कि पूरा जो है इसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 मतलब ये 2010 है, और इसका पूरा जो काम होता है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के रिगार्डिंग इसका काम होता है, इनसे संबंधित इशू को ये देखती है और केसेस को डिस्पोजल करने का भी काम करती है। ठीक, एनजीटी जो हुई थी आपके, एनजीटी जो है इसका मेन 5 जगह है बैठने की, एक तो न्यू दिल्ली हो गया जो कि इसका हेड ऑफिस हो गया, और बाकी इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है, जो कि बाकी के 4 हो गए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एनजीटी क्या करती है, उसका हेड ऑफिस क्या है, और कब ये स्टैब्लिश हुई, 2010 में हुई थी, और इसके कहाँ कहाँ ऑफिस है या फिर ब्रांचेज है जहां पर ये बैठती है या इसके मेंबर्स बैठते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? जी। यस सर। अब तक कुछ भी बताया, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। आगे समझ। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। पेज नंबर 3-4 पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, पेज नंबर 5 पर आता है। यहाँ पर है टीआरपी केस और एचसी टीआरपी केस के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस, किसको? सीबीआई को। ठीक है, तो ये टीआरपी केस क्या है, मैंने कल भी बताया था, रिपब्लिक टीवी का एक एग्जांपल था, रिपब्लिक टीवी वालों ने एक स्कैम किया था, तो कल उसके बारे में मैंने बताया था, और आप लोगों में से 1-2 थे और कुछ नहीं थे, तो मैं उसे रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली है क्या, टीआरपी का एक केस आया था। टीआरपी होता क्या है, जैसे कि आपको पता है लोग बाग अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने की मांग करते, कहते भाई इस चैनल की टीआरपी ये है या इस चैनल का, तो वो टीआरपी क्या है? ठीक है, उस टीआरपी के बारे में मतलब यानी कि उसका आप कह सकते हो चैनल की पॉपुलैरिटी, चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है उसी को टीआरपी कहा जाता है। और अगर बात की जाए तो इससे संबंधित अब ये केस क्या था, रिपब्लिक टीवी का था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है, आप उसे कहते हो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है, और मैंने बता दिया टीआरपी काम क्या करता है, एनालाइज करता है कि आप किस चैनल को कितनी देर देख रहे हो और कौन सा चैनल सबसे ज्यादा किस लोकेशन में देखा जा रहा है, ये रिकॉर्ड जो करता है, इस टाइप की जो ट्रैकिंग करता है वो टीआरपी के द्वारा की जाती है। अब ये टीआरपी है क्या टीआरपी कोई चिप है या टूल है? टीआरपी एक्चुअली है क्या, एक टूल ही कह सकते हो, और उस टूल में एक बैरोमीटर लगा रहता है। अब वो बैरोमीटर क्या होता है, जो कंपनियां होती है, ये जो आपके टेलीकम्युनिकेशन लाइन की जो कंपनियां हैं, जो आपके जैसे कि जो सेटअप बॉक्स क्रिएट कर रही है, तो कई सेटअप बॉक्स में हर में नहीं बैरोमीटर लगा रहता है। अब ये बैरोमीटर क्या होता है, ये बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर ही आपके एक्चुअल टाइमिंग को प्लस चैनल के व्यूअर्स को ये मतलब उसके रिकॉर्ड करता है कि कौन सा चैनल किस लोकेशन में कितनी बार देखा गया या कितनी देर तक देखा गया, वो ही रिकॉर्ड करता है, वो जो बैरोमीटर होता है। और ये बैरोमीटर जरूरी नहीं है कि आपके हर घर में हर सेटअप बॉक्स में हो, ये जो कंपनी जब लगाती है तो सिर्फ उन्हीं को पता रहता है। तो जिस कंपनी ने लगाया एक्चुअली ये चीजें लीक हो गई, और जब लीक हो गई तो ये बात पता लगी मीडिया वालों को, जिसमें का नाम था उनका रिपब्लिक टीवी वाले। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया। जब उन्हें पता लग गया कि इस घर में बैरोमीटर लगा है सेटअप बॉक्स के अंदर, तो वो घर पहुंच गए उस घर में, और फिर उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई ये लो, हम आपको 500 रुपए पर डे देंगे। जिस घर में गए उन्होंने कहा हम आपको 500 रुपए पर डे देंगे, आपको महीने के 15,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपका काम होगा मेरे चैनल जो है, मेरा जो रिपब्लिक टीवी चैनल है, उसे आपको प्ले करके रख देना है, चलाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखना है।
चाहे बेशक से आपको समझ में आए या ना आए, आपको फ्री में 15,000 रुपए मंथली मिलेगा, डेली के 500 रुपए मिलेंगे। अब आप ही लोग बताइए, कोई मुझे ये लोभ दे या आप लोगों को लोभ दे, ठीक है, तो आप लोग भी सोचेंगे भाई हमारा क्या जा रहा है, टीवी को चालू कर दो, आवाज बंद कर दो, चलने दो, हमें कम से कम फ्री के मतलब 15,000 तो मिल रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, अपनी टीआरपी को एकदम से जो नीचे थी टीआरपी उसे हाई ले गए, काफी ऊपर ले गए टीआरपी। पहले अगर मान लीजिए ग्राफ है तो उनकी टीआरपी कुछ इस टाइप से नीचे नीचे जा रही थी, लेकिन एकदम से ये इस लेवल पे आ गई। तो जब टीआरपी एकदम से बढ़ गई तो सभी की नजर में ये एकदम से बातें खटकने लगी कि भाई एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इन रिपब्लिक टीवी वालों की मतलब इतनी ज्यादा टीआरपी बढ़ गई। तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन किया मुंबई पुलिस ने, और जब जांच पड़ताल में ये पाया गया कि इस टाइप का ये स्कैम हुआ है तो फिर वो केस चल रहा है। ठीक है, अभी भी वो केस चल रहा है और उसी से संबंधित हाई कोर्ट ने एक नोटिस इश्यू किया है सीबीआई को। ठीक है, और कि क्या, और उसमें क्या है, और एक गाइडलाइन भी इशू किया था कल ही। अब एक कमेटी तैयार की थी, कल की न्यूज में मैंने बताया था, कवर किया था कि एक कमेटी बनाई गई है जो गाइडलाइंस को व्यू करेगी और उन्हें रिव्यू करने का काम होगा, ताकि वो देखेंगे कि कहां पर कौन सी कंपनी है या कौन से मीडिया वाले हैं या कौन से चैनल वाले वो गाइडलाइन को फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या किस वे में कर रहे हैं, वो सारा उनका काम होगा। तो यहां पर अब हमारे लिए बात है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज तो मैंने आपको बता दी, वो मैटर पूरा समझा दिया। तो ऐसा ही इसी से संबंधित, इस टीआरपी से संबंधित एक नोटिस सीबीआई वालों को दिया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ से एक चीज और इंपॉर्टेंट निकल के आ गई, सीबीआई मैंने आपको बता दिया, टीआरपी क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, और वो केस क्या है, पूरा समझा दिया। अब यहाँ से एक चीज अलग से निकल के आ गई, सीबीआई क्या है, तो हम इस चीज को भी देखते हैं क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सीबीआई जैसा कि सभी को पता है इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, तो आप यहीं से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टिगेशन टीम है। एक मिनट, एक कैंडिडेट की एंट्री हो रही है। हाँ ठीक है, और अस्पाक जी ठीक हो आप? चलिए कंटिन्यू करता हूँ, म्यूट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर सीबीआई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई क्या है, जैसा कि सभी को पता है, सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है। ठीक है, और सीबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही पता लग जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन का काम है। ठीक है, एक एंटी करप्शन बॉडी है। एंटी करप्शन बॉडी, एंटी जरूर लगाना, कहीं आप लोग एंटी ही लगाना भूल जाओ। अगर करप्शन बॉडी लिख दिया तो वो भ्रष्ट बॉडी हो जाएगी, भ्रष्टाचार वाला काम हो जाएगा। तो एंटी जरूर लगना। एंटी का मतलब है यहाँ पर खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बॉडी है, एक संस्था है जो हमारे देश में चलती है। ठीक है, और ये जो मैटर देखती है, अपराध से संबंधित मैटर को देखती है, और इंटरपोल एजेंसी जो है इसे सरवाइव करते हैं, इसका काम करते हैं। ठीक है, और सीबीआई जो है मतलब कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कई जगह है वैसे तो, और इसकी जो एकेडमी है वो गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में है। और एकेडमी जो स्टैब्लिश हुई थी 1966 में हुई थी, और इसका काम जो है मोस्टली इसने क्या किया, पुलिस को, जो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन थे उन्हें भी इमर्ज कर लिया अपने साथ। ठीक, और सीबीआई जो है 3 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर इसके है, एक तो कोलकाता में, चेन्नई में और एक मुंबई में, इसके 3 जगह रीजनल सेंटर मैंने बता दिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में, फाउंडर हमारे इंडिया है। ठीक है, और कब फाउंड हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को इसका जुडिक्शन इंडिया का, और इसके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल या पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। तो ये टॉपिक यहाँ पर हमने कवर अप किया। मेरे हिसाब से पूरा केस, पूरा मैटर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या कहा गया इसमें। यस सर। जी सर। केस के बारे में जो डिटेल बताई थी मैंने रिपब्लिक टीवी का, वो भी समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगले पेज पे 6, 7, 8, 6, 7 हमारा एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल को हम कवर अप करेंगे लास्ट में बिल्कुल। 8 जो है, 8 पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 पे भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। 10 पे आते हैं। 10 पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है एनपीए के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये एनपीए और आरबीआई, यहां से हमारे लिए देखिए, मैं बता रहा हूं हिंदू पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। हिंदू पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, न्यूज को आप मतलब जो मोस्टली जो कंटिन्यू ज्यादातर न्यूज आ रहा है उस न्यूज को आप रिवाइज करो। लेकिन नॉर्मल आजकल जैसे इलेक्शन का न्यूज आ रहा है, तो इलेक्शन का न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन तो हर साल होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, वैसे इलेक्शन हर साल भी होते हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बाय द वे इलेक्शन के लिए कोई कहीं पे नई कमेटी बनती है, ठीक है, या कुछ इलेक्शन के लिए जो
प्रोसीजर है उनमें कोई चेंजमेंट आता है, अमेंडमेंट होते हैं, वो चीज हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सीबीआई वाले तो डेली कहीं ना कहीं छापा मारते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका पहलू, सीबीआई क्या है, उसका काम क्या है, फाउंडेड कब हुई, हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, सॉरी, इस टाइप की चीजें। तो ऐसे ही यहाँ पर एनपीए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आरबीआई इंपॉर्टेंट है। तो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को एनपीए कहा जाता है। जैसे कि किसी ने लोन लिया, लोन को चुका नहीं पाया, कुछ टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड भी चला गया, ठीक है, और टाइम पीरियड के जाने के बावजूद भी कोर्ट कह रहा हूं, बैंक ने उसे नोटिस दिया और नोटिस को फॉलो अप उसने नहीं किया, तो बैंक क्या करती है, उसे एनपीए घोषित कर देती है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि वो भाई अपना काम सही से नहीं कर रही है। और कई बार होता क्या है, एनपीए घोषित करने पे बैंक वाले आते हैं और जिस चीज का भी लोन है उस गाड़ी पे है तो गाड़ी को उठा के लेके चले जाएंगे, वो टीम आएगी और गाड़ी उठा के लेके चली जाएगी। तो ये हो गया एनपीए। अब यहां से हमारे लिए एक चीज मैटर और मैंने बताया, एक टॉपिक और आया था, आरबीआई। तो जैसे मैंने सीबीआई का आपको बताया है कि सीबीआई क्या है, गाइस छोटी सी बात है, आरबीआई के बारे में अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको वो चीज ज्यादा याद रहेगी, इसलिए मैंने यहां पर इसके बारे में मेंशन नहीं किया है। आपको खुद आरबीआई के बारे में सर्च करना है कि व्हाट इज द आरबीआई एंड वेयर इट्स हेडक्वार्टर एंड व्हेन इट्स फाउंडेड। ये तीन चीजें मोस्टली आपको यहाँ पर खुद करना है, इसे प्रिपेयर आप सर्च करोगे, बेसिक से नेट से सर्च करो या कहीं लिखा है उसे देखोगे, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होगी। बस मेरा यही मकसद है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि बहुत छोटी चीज थी ये। आगे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर, हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। हाँ बताइए। बताइए, पूछना है किसी को? नो सर। अच्छा, मुझे लगा जैसे हाँ सर किसी ने कहा है। ठीक है, कंटिन्यू आगे करते हैं। अशफाक समझ में आ रहा है ना आपको? अशफाक जी, जी सर, आ रहा आ रहा है ना समझ में? ठीक है, जी सर। देखिए पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि ऑल इंसल्ट्स नॉट ऑफेंस, जो सारे इंसल्ट है वो अपराध नहीं होते अंडर एससी या फिर एसटी एक्ट। यहां पर बात की गई है एससी और एसटी एक्ट की, ठीक है। तो इससे संबंधित मान लीजिए, इसके बारे में ही बताया गया कि इस एक्ट के तहत अगर मान लो जो सारे इंसल्ट की बात करें, हर प्रकार की जो इंसल्टिंग होती है वो इसके अंडर में नहीं आते, वो अपराध की कैटेगरी में नहीं मान रहे, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में क्या दिया है वो हम चीजें देखते हैं। लिखा है कि ऑल इंसल्ट्स और इंटिमिडेशंस टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज विल नॉट बी एन ऑफेंस। बताया है कि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कब कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, उसने कहा है कि जो भी मतलब यानी कि दलित या आदिवासी लोग हैं, दलित या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज है, ठीक है, तो उनके जो सभी अपमान है, जो सारे अपमान की बात की जाए, ठीक, जो कि इंसल्ट की बात कर रहा था मैं, या कोई भी धमकी है, वो इस कास्ट के एक्ट के तहत ऑफेंस नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। मतलब सबको नहीं, मान लो एक छोटी सी बात हो गई, वैसे नॉर्मल कह दिया, ठीक है, और उसको भी ऑफेंस बना दिया, अपराध बना दिया, कहा भाई चलो एससी एसटी एक्ट के तहत मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है थर्सडे को ये, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि एन ऑफेंस इज मेड आउट अंडर द statute only if such insult or intimidation is an account of the victim belonging to scheduled caste or scheduled tribe। इसमें यह बताया गया है, साफ साफ ये कहा गया है कि यदि मतलब कोई अपमान या धमकी एससी और एसटी जो जाति है उनके मतलब यानी कि उनके ट्राइबल पे या उनकी जाति पे जैसे कोई दबाव डाल रही है या फिर उनसे संबंधित कोई बातें कर रही है, उनको मतलब हीन बता रही है, तो इस टाइप की चीजें है वो यहाँ पर जजमेंट देखा जाएगा। और ऐसे जजमेंट जो है 3 जजों ने दिया है, ठीक है, और जिसके जस्टिस जो है नागेश्वर राव जी थे। बस यहाँ पर इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। ये न्यूज था एक जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया। पेज नंबर 13 पर है वाटर फ्रॉड क्लेम्स बेसलेस। ये हमारा इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है, इंडिया की न्यूज नहीं है।
तो इसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज आई है ये, तो ये भी एक न्यूज ही है। और हमारे लिए वो न्यूज, खैर आपको पता है इंटरनेशनल न्यूज का भी पता होना जरूरी है जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंटरनेशनल न्यूज में क्या दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कह सकते हो कि वाटर फ्रॉड क्लेम्स बेसलेस। वाटर्स की बात चल रही है, उनके फ्रॉडिंग की बात चल रही है, ठीक है, उनके चीटिंग की बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या है ये, इस न्यूज में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जैसे कि ए टीम ऑफ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैज डिस्क्राइब्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, क्लेम ऑफ वाटर फ्रॉड ऑफ बेसलेस एलिगेशंस asserting that such remarks harm public trust in democratic institutions। मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी है, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन पे एक आरोप लगाया है और मतदाता की धोखाधड़ी का, वोटर की धोखाधड़ी के बारे में दावा की गई है, ठीक है। तो ट्रंप ने कहा है, ट्रंप जी ने क्लेम किया कि भाई इस तरह की जो चीजें हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, उन पे विश्वास को, उनके नुकसान पहुंचा सकती है, उनके ट्रस्ट को खत्म कर सकती है, ये चीजें बताई गई है। द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जर्वर थे, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, देखिए यहां पर OSCE, OSCE का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये पूरा है, उस एक संस्था है जो कि ऑब्जर्वर का काम करती है, ठीक है। तो इसी ने बताया है कि विच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज ए मेंबर एंड सेड इन ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन वेडनेसडे, मतलब बुधवार को एक रिपोर्ट में बताया गया है, और क्या बताया गया है कि जो आपके मतलब यानी कि इससे संबंधित जो कानून है, जो ये ऑब्जर्वर है, जो इसने जो देखा है कि जो ये बातें बताई गई है, ठीक है, वो अनिश्चितता की तरफ मतलब तर्क कर रही है, अनिश्चितता के बारे में बता रही है, ठीक है, या फिर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, जो तार्किक चुनौती है उनके बारे में ये दर्शाया गया है यहाँ पे। तो खास नहीं, एक छोटी सी न्यूज थी, न्यूज था मतलब यहाँ की वाटर फ्रॉडिंग के बारे में जानना आपका, कि वाटर फ्रॉडिंग की आजकल बात चल रही है वहां पर, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे ये क्लेम किया गया है, उन्होंने ये क्लेम किया है, ठीक है। और रिपोर्ट में ज्यादातर मैंने बता दिया धोखाधड़ी के बारे में बात की गई है, ठीक है, फ्रॉड के बारे में बात की गई है, और कुछ नहीं है। आप लोग ज्यादा वो करेंगे तो फिर इसमें कंफ्यूज भी होंगे कि ये क्या है। इससे अच्छा यही है कि नेक्स्ट टॉपिक के हम तरफ चले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसेक्स इरेजेस 2020 लॉसेस विद 724 पॉइंट ले। तो यहाँ पे सेंसेक्स की गिरावट के बारे में बात की गई है, ठीक है, और उसी के 2020 का जो बताया गया रिपोर्ट, उसके हिसाब से रिपोर्ट दी गई है। तो इस रिपोर्ट को आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो मैंने उसी लिए यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा है, आप लोग इजिली पढ़ सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है और कुछ नहीं है। रिपोर्ट में क्या है, जैसे कि 40 पैसे अगेंस्ट द डॉलर, स्ट्रेंथ 40 पैसे, मतलब यानी कि कह सकते हो कि जो एसबीआई ने, यहाँ पर एसबीआई के द्वारा एक बात की गई है कि डॉलर के मुकाबले अगर बात की जाए तो 40 पैसे की मजबूती आई है, ठीक है, रुपए में। ये रिपोर्ट हो गई एक। तो एक रिपोर्ट ये है, जैसे कि ये लाइन देखिए, फोर्थ स्ट्रेंथ, चौथे सत्र के अकॉर्डिंग जो सेंसेक्स है, ठीक है, जो कि 724.02 था, ठीक है, ये कि 1.78 से बढ़कर किसके नजदीक चला गया, 41,340.16 पे। तो ये क्या है, ये भी रिपोर्ट है जो कि लास्ट में मतलब यहां से चल के यहाँ पर बंद हो गया था। तो ये रिपोर्ट है सेंसेक्स की 2020 की, ये आप लोग रिपोर्ट पढ़ लेना, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जानने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। एडिटोरियल आता है। एडिटोरियल में आपका जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, दो तो ऐसे ही है, और उसमें एक मिनट, एक तो एडिटोरियल है आपके इलेक्शन से संबंधित, कि दो एडिटोरियल है इलेक्शन का। मैंने बताया इलेक्शन का आपको नहीं करना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करने हैं। आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा, उसमें बताता हूँ मैं आपको। ये एडिटोरियल का पेज है, इसमें एक पहला जो एडिटोरियल है ये है अरेस्टिंग अर्नब। तो ये अर्नब कौन है या इसको अरेस्ट करने की बात चल रही है। तो पूरा जो केस है रिपब्लिक टीवी का, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो समझाया था, उसी केस से संबंधित है, उसी चैनल के, उसी मीडिया नेटवर्क के ये चीफ एडिटर है अर्नब साहब, ठीक है। तो उन्हीं की गिरफ्तारी से संबंधित इसमें बताया गया है कि क्या केस है, क्या चीजें है। तो ये कुछ नहीं था, इनसे संबंधित बातें, मैटर जो था हमारा उस केस के बारे में जानना कि वो केस क्या है, वो हमने समझ लिया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे नेग्लेक्ट कर रखा है। बस ये न्यूज है उनके अरेस्टिंग के लिए। और कौन है ये अर्नब साहब, मैंने बताया कि चीफ एडिटर है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के, ठीक है।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, इसलिए मैंने इसे नेग्लेक्ट कर रखा है। दूसरा है आपका पॉलिटिकल टेकन अवे फ्रॉम द बिहार कंपेरिजन, तो वो यहाँ पे इलेक्शन से संबंधित ये न्यूज हो गई, तो मैंने इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज करना है। अगर मान लीजिए जैसे ये आर्टिकल अर्नेस्टिंग अर्नब, अगर आपने रिपब्लिक टीवी का नहीं किया था ना न्यूज, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिक रिपब्लिक टीवी वाला जो मुद्दा है वो जरूर देखेंगे, क्या क्या फैसले हो वो भी देखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने कर रखा है तो कोई खास नहीं, बस आपको यहाँ पे न्यूज अपडेशन से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यूज क्या चल रही है, उस चैनल से संबंधित जो केस है उसमें क्या चल रहा है बस। और आगे इसी पेज पे, एक मिनट, इसी पेज पर एक है हमारा, ये तो मैंने आपको बता रखा है, ये अभी मिल जाएगा आपको, फॉरगट सॉरी वेनिस वूव्स के बारे में, ये नहीं, और एक है आपका फॉरगटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये न्यूज भी आपको मिल जाएगा। इस वाले पेज पे 7 पे देखिए, पहला जो है रियल इकोनॉमिक रिवाइवल का इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला द क्रूशियल एक्सपर्टाइज ऑफ CAPF, CAPFS मतलब यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसी को कहा जाता है CAPFS। तो इसके बारे में जो डिजास्टर आया था, जो कि आपको पता है डिजास्टर, अभी डिजास्टर्स के रिलेटेड ये काम करती है, वैसे सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्स है ये रिगार्डिंग डिजास्टर से, जो भी डिजास्टर आते हैं उससे संबंधित जो काम टास्क परफॉर्म करती है वो यही करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या इन्होंने किया, तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आज इस आर्टिकल को मैं कवर अप नहीं कर पाया, रीजन है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा, और इस आर्टिकल का एडिटोरियल को मैंने खुद ही रीड नहीं किया। तो जब रीड नहीं किया तो मैं अभी आपको कैसे बता दूं इसके बारे में, ठीक है। तो पहले मैं आपको रीड करूंगा, फिर उसके बारे में, इसके बारे में जो है मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा, ये एडिटोरियल एक एक्स्ट्रा हो जाएगा कल हमारे लिए। आज जो है इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को देख रहा हूँ, एक एडिटोरियल आज के लिए आपका रह जाएगा जो कल बताऊंगा, ठीक है। 6 नंबर पेज पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को अब हम देखते हैं। देखिए इसमें फॉरगटन फैक्ट ऑफ चाइना दिखाई दे रहा है आप सभी को स्क्रीन? यस यस सर। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया फॉरगटन फैक्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इस वाले एडिटोरियल में क्या बताया गया है? इस वाले एडिटोरियल में चीन के कब्जे के बारे में बताया गया, जो चीन अवैध कब्जा कर रहा है ना कश्मीर पे, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। और एडिटोरियल में क्या दिया गया है? एडिटोरियल में बताया गया है कि फॉलोइंग द एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल 370, मतलब जब धारा 370 जब हटी थी वहां से, ठीक है, एंड रीग्रेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ए चाइना पाकिस्तान टेंडम हैज इमर्ज्ड टू इंटरनेशनलाइज द इशू। तो जब 370 का उन्मूलन हुआ था, तो और जब जम्मू कश्मीर का राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तो उसके बाद इस मुद्दे को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाया और चीन पाकिस्तान का फिर समझौता हुआ। इसी के द्वारा फिर चीन पाकिस्तान वालों ने क्या किया, आपस में समझौता कर लिया, और फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान हैज फेजाइंड सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ कश्मीर एंड कंटिन्यूज द ट्रेन एंड फंड सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट। तो पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर के लोगों में एकजुटता कायम करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जो अलगाववादी थे या जो आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, उन्हें फंड देना शुरू कर दिया। और वो फंड देने के कारण ही आपको पता है कश्मीर को, सॉरी पाकिस्तान को 2021 के जनवरी या फरवरी तक को, मतलब उसे ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये टेररिस्ट को फंडिंग करती है, इसी फंडिंग के रिगार्डिंग इसे ग्रे लिस्ट में रखने का। अब ये ग्रे लिस्ट क्या है, ठीक है, ग्रे लिस्ट बात की जाए तो जो आपके FTF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, वो किसी भी देश के वैश्विक, मतलब जो उनका वहां का वित्त पोषण, आप इसे कह सकते हो जैसे कि किसी भी चीज का फाइनेंसिंग, ठीक है, किसी भी देश के कितनी फाइनेंस की क्या चल रहा है या उसकी स्थिति क्या है, कहां पर वो लगा रहा है, ठीक है, उसकी जो निगरानी का काम है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किया जाता है, FATF के द्वारा की जाता है, ठीक है। तो ये उस पर निगरानी रख रहा था, तो उसने देखा कि जो पाकिस्तान है वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसने क्या किया, उसे ग्रे लिस्ट में रख दिया, ठीक है। और अब ये ग्रे लिस्ट क्या है?
एक्चुअली एफएटीएफ 2 लिस्ट जारी करता है, एक तो ब्लैक लिस्ट होता है, एक ग्रे लिस्ट होता है। और ब्लैक लिस्ट जो होता है, पहले तो ग्रे लिस्ट बता देता हूँ। मान लीजिए छोटे मोटे जो है आप लोग इस टाइप से टेरर की हेल्प कर रहे हो या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को आप फाइनेंस कर रहे हो, तो इस टाइप की चीजों के लिए वो आपको ग्रे लिस्ट में रखेगा, जो कि ठीक है आज है कल हट जाएगा, छोटे टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। और जो ब्लैक लिस्ट है, अगर ब्लैक लिस्ट में किसी देश को रखा गया तो एक तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए जाता है, ठीक है, काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए चला जाता है। और फिर उसके बाद इसमें जाने का मतलब है कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो ये 2 प्रकार की लिस्टिंग जारी करता है, तो एफएटीएफ जारी करता है, ठीक है। और एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, और ग्रे लिस्ट में अभी कुछ दिन पहले भी मीटिंग हुई थी और उसमें भी इसे कहा कि कंटिन्यू भाई ये 2021 तक रहेगा ग्रे लिस्ट में, ठीक। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। और चाइना सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, और जो चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इज मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू perpetuate its own territorial grab in the Trans-Karakoram संगसम ट्रैक्ट ऑफ कश्मीर। इसमें क्या है आपका जो पाकिस्तान है जो चीन का समर्थन कर रहा है, ठीक है, और जो उसका जो क्षेत्र है उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, ट्रैक्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर को मतलब क्षेत्र हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हीं मुद्दों के बारे में यहाँ पर बताया गया। और इस पूरे एडिटोरियल में मेन तो आपका एक ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड प्लस एफएटीएफ, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, कि वहां पर क्या हुआ, क्यों ग्रे लिस्ट में रखा गया, एफएटीएफ क्या है, ठीक। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर। तो ये चीजें मैंने बता दिया कि एफएटीएफ क्या है, और बाकी डिटेल इसके बारे में और भी आर्टिकल्स आते रहते हैं उसमें भी बता दूंगा कभी ब्रीफली, क्योंकि फिर नहीं तो टाइम लगेगा, काफी टाइम हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम करें तो कम से कम 5-10 मिनट एफएटीएफ का जाएगा, और फिर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन कैसे हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े, इसमें करीबन 20-25 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो ये चीजें तो न्यूज तो खैर आप लोगों ने सभी सुना था कि पिछले साल आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, जिसके बाद मतलब एक अभी वहां पर इसी के तहत एक आपका नाम था, नाम भूल गया, माइंड से मिस हो गया, एक कमेटी और बनाई है, कम से कम उसमें 5-6 पॉलिटिकल पार्टी है। वर्षा जी उस दिन मैंने बताया था नाम, ध्यान है, वो रोड पे वो मीटिंग हुई थी, नाम पूछा था ना आपने, श्रीनगर रोड में, रोड पर वो मीटिंग हुई थी। हाँ, वो कौन सी गुप्तकार मीटिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नाम मिस हो गया था मेरे माइंड से, गुप्तकार मीटिंग। उस गुप्तकार मीटिंग में क्या बताई गई है, एक्चुअली है क्या, जो 6 पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने एक संगठन बनाया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और उस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि हम भाई धारा जो 370 हटी है हम उसे नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर कोई दूसरा राज्य कब्जा करे या दूसरे कंट्री में रहे, हम ये नहीं मानते, हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते, हम तो पहले जैसा रहना चाहेंगे। इस टाइप की एक स्टेटमेंट लिखी, सभी ने साइन कर दिया और गुप्तकार मीटिंग कर ली उन्होंने, एक गुप्तकार डिक्लेरेशन नाम दे दिया। और ये गुप्तकर डिक्लेरेशन जम्मू कश्मीर के आपके श्रीनगर में एक जगह है, एक रोड है, उसी रोड पर ये मीटिंग हुई थी, इसलिए रखा गया था। और तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, वही सारी चीजें, मतलब देखो कोरिलेट कैसे कर दिया हमने। एक चीज और है, आप लोगों को कोरिलेट करना भी आना चाहिए। मैंने यहाँ पर पढ़ा मैटर चाइना ऑक्यूपेशन के बारे में, चाइना ऑक्यूपेशन से हम पहुंच गए एफएटीएफ के बारे में, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट भी हमने देख ली, और फिर ये देखा तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम यहाँ से पहुंच गए अपने गुप्तकर डिक्लेरेशन पे। तो ये क्या है, चीजों को कोरिलेट करना, इसी को कोरिलेशन कहते हैं, कि एक चीज को दूसरी चीज से कैसे जोड़े, ये भी चीज आपको आनी चाहिए। अगर आप कोरिलेट करना नहीं जानते ना, तो ये जो आर्टिकल है ना सिर्फ इतने में ही रह जाएगा, आप इसके बारे में 1-2 लाइन भी फालतू नहीं लिख सकते हैं कभी भी, न्यूज़पेपर में जितना दिया है सिर्फ वही लिख पाएंगे। लेकिन अगर कोरिलेशन पता है तो आप उसके बारे में एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये कंसेप्ट जो इसमें बताया गया, मैंने चीजों को आपको क्लियर कर दिया, गुप्तकर डिक्लेरेशन बता दिया, एफएटीएफ भी बता दिया, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट भी बता दी, और क्या मैटर चल रहा है इस न्यूज़पेपर में क्या दिया वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है ये चीजें? यस सर। अशफाक जी आपका क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई भी चीज अगर आप किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ वर्ड मैं बोल रहा हूँ समझ में ना आए तो प्लीज रिपीट कीजिए। और एक चीज और है, न्यूज आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोगों को लगे कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज आप लोग उस चीज को भी बताएं जरूर। जरूरी नहीं है मैं वो चीजें जो है सही, मैं भी न्यूज पढ़ता हूँ, म्यूट कर लीजिए, हो सकता है माइंड से मेरे एकदम से वो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो गई हो और कई बार ध्यान भटक जाने के कारण चीजें गलत बोल जाऊं,
तो अगर न्यूज पढ़े आप लोग को लग रहा है कि गलत मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग वहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि हो सकता है मेरी वो चीज जो गलत है मैं भी उसे इंप्रूव करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आगे क्यों नहीं जा रहा? अच्छा हाँ, जो इम्पोर्टेंट था एक यही था आपका, मैंने बता दिया। और एक और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो आज मैं नहीं बता पाया समय की कमी के कारण, उसे मैं आपको कल कवर कर दूंगा। तो ये यहाँ पर हमने आज कंप्लीट कर लिया, और समय की कमी के कारण ही एक्स्ट्रा न्यूज भी मैं आप लोगों को आज नहीं बता पाया। जैसे दूसरे न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, पीआईबी से हो गया, मिंट से हो गया, ऑल इंडिया रेडियो से हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलते हैं मैं उन्हें भी आपको बताता हूँ। लेकिन आज उस कुछ कमियों के कारण मैं वो नहीं बता पाया, समय की कमी मेरे पास बहुत रही। तो उसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और कल की भी पीडीएफ जो है, आज मैं दोनों पीडीएफ एक साथ ग्रुप में डाल दूंगा, आप वो पीडीएफ देख लेना, आपको न्यूज का पता लग जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, बेसिक सा है। हाँ एक बताइए। न्यूज होती है करंट अफेयर्स का, जो भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, द हिंदू, जस्ट रीड करते हैं और हम एक आइडिया लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन था, लेकिन ये एडिटोरियल का क्या मतलब होता है, इसको क्यों पढ़ना होता है, इससे क्या किस एडिटोरियल टाइप से, एक्चुअली सामाजिक मुद्दों को दिखाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को दिखाता है कि उससे संबंधित क्या स्थिति चल रही है समाज में, देश में, मतलब विदेश में। अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज होती है उनके लिए होता है ना मेनली ये? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जरूरी नहीं है। अब एक बात बताइए, ओके। इस जैसे अभी आया अभी जम्मू का, हाँ। जम्मू कश्मीर का आया, और कुछ दिन पहले वो केसेस का चल रहा था, यूपी का केसेस जो था, उसके बारे में भी एडिटोरियल में लगभग डेली आ रहा था। तो वो अंतर्राष्ट्रीय थोड़ी हुआ, वो हमारे सर सामाजिक ये मुद्दे। मैंने अभी द हिंदू का भी इतना मतलब उससे पढ़ा नहीं डिटेल में, हमें ये कैसे पता चलता है ये एडिटोरियल का न्यूज है? उस पर लिखा आता है। एडिटोरियल लिखा रहता है, और हरदम जो पेज नंबर 6 है ना और 7, वो वो एडिटोरियल ही एडिटोरियल का ही रहता है ना? अच्छा। ठीक है, कभी भी इसमें द हिंदू में आपके लिए स्पोर्ट्स का पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता, बॉलीवुड का पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखना, ये चीज करने की जरूरत नहीं है कहीं आप लोग इन पेजों में टाइम वेस्ट करो। ओके ओके। मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही था, मुझे कुछ भी चीजें उसमें से सर नहीं। समझ में ही नहीं आता कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, पढ़ना पड़ता है, ये सारा है पढ़ कि लेते हैं हम हिंदू लोग। का इतना कर लिया कवर अप कि मतलब यानी कि चीजें समझ में आ गई कि किस चीज को कहाँ से पुट आउट करना है, बाहर निकालना है, और कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आप लोगों को भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, अभी स्टार्टिंग है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आज का हमारा द हिंदू का जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है, और इसका सेशन जो है यहीं पर एंड होता है। ओके ओके।